गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यूनिट 3 में से हम कर रहे हैं राज्य के कार्यों संबंधी आधुनिक अथवा सकारात्मक उदारवाद के चिंतकों के विचार, व्यूज ऑफ द थ्योरिस्ट ऑफ मॉडर्न और पॉजिटिव लिबरलिज्म अबाउट द फंक्शंस ऑफ द स्टेट। इस कड़ी में हम कर चुके हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के विचार और टी.एच. ग्रीन के विचार। टी.एच. ग्रीन के विचार को हम दोबारा से दोहरा लेते हैं कि सकारात्मक उदारवाद के महान समर्थक टी.एच. ग्रीन अंग्रेज विद्वान थे और छोटी आयु में उनका देहांत हो गया था। ग्रीन के विचार उनके महान ग्रंथ लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस में मिलते हैं। ग्रीन के अनुसार आत्म विकास तथा सामाजिक विकास ही मानवीय जीवन का मूल आधार है। वह व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक मान्यता देता है और इसलिए उसका कहना है कि सामाजिक कल्याण के बिना व्यक्ति का कल्याण संभव नहीं है। ग्रीन ने राज्य की आवश्यकता के विषय में अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा कि मानवीय चेतना के लिए स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के लिए अधिकार तथा अधिकारों के लिए राज्य आवश्यक है। ग्रीन ने मानवीय इच्छा और मानवीय आत्मा के साथ राज्य का संबंध दर्शाने का प्रयास किया और राज्य के कार्यों को लेकर ग्रीन का कहना है कि राज्य का मुख्य कार्य उन कठिनाइयों को दूर करना है जो मानवीय विकास के मार्ग में आती हैं, अर्थात उन बाधाओं को दूर करना जो व्यक्ति के विकास में बाधक है और मानवीय विकास के आंतरिक विकास के लिए अनिवार्य है कि व्यक्ति का नैतिक विकास करना और ऐसी बाह्य अवस्थाएं पैदा करना जो उनके विकास के लिए जरूरी है। तो अब हम करेंगे लास्की के विचार, व्यू ऑफ लास्की 1894 से 1950। उदारवाद के आधुनिक विचारकों में लास्की का महत्वपूर्ण स्थान है। लास्की 20वीं सदी का एक महान अंग्रेज विद्वान था और जहां तक राज्य के कार्यों का प्रश्न है उसने इस संबंध में कई तरह की रचनाएं और कई तरह के विचार अभिव्यक्त किए। आप जो सकारात्मक उदारवादियों के चिंतक हैं उनके विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हम इनको आधुनिक उदारवादी चिंतक भी कहते हैं, जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल, टी.एच. ग्रीन, हॉबहाउस, मैकाइवर, लिंडसे और लास्की। तो ये राज्य को कम से कम जो कार्य नकारात्मक विचारधारा के चिंतकों ने दिए थे, लेकिन ये राज्य के कार्य थोड़े से बढ़ा रहे हैं। और किस रूप में बढ़ा रहे हैं? व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए और व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए। व्यक्ति का नैतिक विकास हो, यानी हर तरह का विकास हो व्यक्ति का, इसलिए ये राज्य के कार्यों को थोड़ा सा बढ़ाने के पक्ष में है। और आप देख रहे होंगे कि ये राज्य को थोड़ा सा कार्य और दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है, राज्य तो समाज कल्याण का एक संगठन है, क्योंकि राज्य एक ऐसा वातावरण निर्मित कर सकता है जिसके कारण व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने में समर्थ हो सकता है। तो हम बात कर रहे थे लास्की की। तो लास्की की बहुत सी रचनाओं में ए गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिक्स और द स्टेट इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये दो महत्वपूर्ण रचनाएं हमारे सामने आती हैं। मैं दोबारा से बताऊं आपको, पहली रचना कौन सी है? ए गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिक्स और दूसरी रचना है द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। लास्की का लोकतंत्रीय व्यवस्था पर अत्यधिक विश्वास था। मताधिकार का जैसे जैसे विस्तार हुआ वैसे वैसे राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई। लास्की भी राज्य को समाज कल्याण का एक साधन मानता है। उसने विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा कि मुक्त प्रतियोगिता तथा खुले व्यापार की नीति समाज में एकता तथा सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकती। और लास्की का यह स्पष्ट मत था कि अपने तथा स्वार्थी हितों की प्रतियोगिता से हम एक अच्छे संगठित समाज की स्थापना नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो लास्की था वो लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसका पक्षधर था, यानी जो आज हम लोकतंत्र में रह रहे हैं जिसमें जनता का शासन है, इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे प्रमुख है, क्योंकि व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए उन्हें अधिकार प्राप्त हैं। तो इसलिए लास्की का लोकतंत्रीय व्यवस्था पर अत्यधिक विश्वास था। और मताधिकार का जैसे जैसे विस्तार हुआ वैसे वैसे राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई है, ये हम देखते आ रहे हैं। लास्की भी राज्य को समाज कल्याण का एक साधन मानता था, एक मीन्स मानता था कि राज्य जो है वो समाज कल्याण का कार्य करता है। उसने विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा कि मुक्त प्रतियोगिता तथा खुले व्यापार की नीति समाज में एकता तथा सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकती। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो मुक्त प्रतियोगिता है और खुले बाजार की जो नीति है जिसमें हम आर्थिक उदारीकरण को भी ले लेते हैं,
कि समाज में एकता और सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकती है। तो लास्की का स्पष्ट मत क्या था कि अपने तथा स्वार्थी हितों की प्रतियोगिता से हम एक अच्छे संगठित समाज की स्थापना नहीं कर सकते। जैसा कि व्यक्तिवाद के समय चल रहा था या नकारात्मक उदारवाद ने जिस रूप में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया था तब चल रहा था, क्योंकि उस समय जो स्वार्थी हित थे उसके कारण लोगों ने खुली प्रतियोगिता को हवा दी थी और इस प्रकार से उन्होंने खुले व्यापार की नीति का समर्थन किया था। तो लेकिन हम अगर स्वार्थी हितों की पूर्ति करेंगे, हर व्यक्ति अपने अपने हित की पूर्ति में लगा रहेगा, तो इससे एक अच्छे संगठित समाज की स्थापना नहीं हो सकती। लास्की मार्क्सवादी अवधारणा से सहमत नहीं था कि राज्य एक वर्ग संगठन है। राज्य एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करता। लास्की कहता है कि कल्याण के लिए कार्य करता है राज्य, क्योंकि लास्की एक ऐसा आधुनिक उदारवादी है जिसने समाज कल्याण के उद्देश्य को यानी राज्य को अनेक प्रकार के कार्य सौंपने का समर्थन किया। उसके जीवन काल में ही सकारात्मक उदारवाद की अवधारणा का कार्यान्वित रूप सामने आ चुका था। यानी 20वीं शताब्दी तक आते आते तो जो सकारात्मक उदारवाद है वो पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गया था। तो साम्यवादी देशों में ही नहीं बल्कि पूंजीवादी देशों में भी श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए अनेक कानून बनाए गए थे। श्रमिकों का वेतन, कार्य की अवधि, उनके कार्य की अवस्थाओं को अच्छा बनाने के लिए कानून बनाए जा चुके थे। तो हम बात कर रहे हैं उन सुधारों की कि पूंजीवाद ने अपने आप को बचाने के लिए समाजवाद का जो सहारा लिया था, यानी कानून के जरिए उन्होंने श्रमिकों के लिए परिवर्तन उनके जीवन में वो लेके आए थे। यानी उन्होंने कानून बनाए कि जिससे जो श्रमिकों का जीवन स्तर है वो सुधारा जा सके। तो उनमें उनके कार्य करने के जो घंटे थे वो निश्चित किए गए, उनका वेतन निश्चित किया, उनके कार्यों की अवस्थाओं को अच्छा बनाने के लिए कार्य किए, उनके मनोरंजन के साधनों के लिए, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, ये सारे कार्य राज्य ने किए और इसके लिए कानून बनाए। तो लास्की ने राज्य के कार्यों का समर्थन करते हुए विचार भी व्यक्त किया कि अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन धन कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि सामाजिक सेवा और समाज कल्याण के उद्देश्य से होना चाहिए। लास्की ने इस तथ्य का भी समर्थन किया कि सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए यदि उत्पादन तथा वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण करना पड़े तो राज्य को ऐसा कर लेना चाहिए। तो राज्य के कार्यों के संबंध में लास्की के विचारों का जो सारांश है वो हम कैसे समझ सकते हैं? लास्की के विचार हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे नंबर 1, देश की सुरक्षा, लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना। यानी लास्की क्या चाहता है कि राज्य क्या करे? देश की सुरक्षा करे, लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करे। दूसरे नंबर पर आता है समाज के विभिन्न समुदायों के हितों में सामंजस्य स्थापित करना। यानी राज्य ऐसा कार्य करे जिससे कि समाज के जो समुदाय हैं, विभिन्न समुदाय कौन कौन से? जो व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के जो जीवन के पक्ष हैं उनका वो विकास करते हैं। जैसे आपका सामाजिक समुदाय, आर्थिक समुदाय, धार्मिक समुदाय, शैक्षिक समुदाय, ये इस प्रकार के समुदाय। तो समाज के जो विभिन्न समुदाय हैं उनके हितों में सामंजस्य स्थापित करें, उनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करें, ये राज्य का कार्य है। तीसरे नंबर पर आता है आर्थिक साधनों द्वारा संपन्न तथा आर्थिक विषमता को कम करने का प्रयास करना। राज्य क्या कार्य कर सकता है? वो ऐसे आर्थिक साधन उपलब्ध करवाए लोगों को ताकि जो आर्थिक विषमताएं हैं लोगों की उनको कम किया जा सके। और नेक्स्ट है नंबर 4, आवश्यकता पड़ने पर उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना। यानी जब जरूरत पड़े, जैसे कि उसने कहा था कि उत्पादन और वितरण के साधनों का यदि राष्ट्रीयकरण भी करना पड़े, किसके लिए? सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए, तो राज्य को ऐसा कर लेना चाहिए। अर्थात आवश्यकता पड़ने पर उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना। नेक्स्ट 5वें नंबर पर आता है समाज कल्याण के अधिक से अधिक कार्य करना। यानी अब वो उदारवादी, जो समाजवादी और जो आपका व्यक्तिवाद हम अब देखते आ रहे थे, तो व्यक्तिवाद से जब हम मार्क्सवाद की चले थे, मार्क्सवाद से हम जो सकारात्मक उदारवाद है उसकी तरफ चले हैं, तो उसमें यही बात हमारे सामने आती है कि समाज कल्याण के लिए राज्य अधिक से अधिक कार्य करे। अर्थात एक कल्याणकारी राज्य की तरफ वो बढ़ने लगा था, क्योंकि कल्याणकारी राज्य के पास बहुत ज़्यादा कार्य हैं, मनुष्य के जन्म से पहले से लेकर उसकी मृत्यु के बाद तक। और फिर हम बात करते हैं श्रमिकों को शोषण से मुक्त करवाना तथा उनके हितों के लिए आवश्यक कदम उठाना। तो श्रमिकों को शोषण से मुक्त करवाना कि जिस प्रकार से श्रमिकों को बंधुआ मजदूर बना रखा था, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनसे काम करवाया जाता था, कम से कम वेतन दिया जाता था,
इन सारी चीज़ों से मुक्त करवाना और उनके हितों के लिए आवश्यक कदम बढ़ाना, जैसे कि साम्यवाद को रोकने के लिए पूंजीवाद ने अपने आप को बचाने के लिए समाजवाद के जरिए श्रमिकों के लिए कानून बनाए थे। और उसके बाद हम बात करें मानवीय अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की रक्षा करना, तो इस प्रकार से लास्की ने मानवीय अधिकारों के लिए, उनकी रक्षा के लिए भी कार्य किए थे। अब हम लास्ट में बात करते हैं मैकाइवर के विचार, व्यूज ऑफ मैकाइवर। 20वीं सदी का सकारात्मक उदारवाद का मुख्य समर्थक मैकाइवर अमेरिका का एक महान समाजशास्त्री था। वह केवल उदारवादी नहीं था बल्कि वो बहुलवादी भी था, प्लूरिस्टिक भी था, और उसने राज्य के साथ साथ अन्य समुदायों के महत्व को भी स्वीकार किया, जैसा कि लास्की ने किया था। उसका मानना था कि राज्य अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है जिसके अपने कुछ विशेष कार्य हैं, और मैकाइवर का यह भी मानना था कि अपने कार्यों की पूर्ति के लिए राज्य को कुछ शक्ति भी आवश्यक है, और इस तरह मैकाइवर शक्ति को राज्य का एक आवश्यक गुण मानता है। अधिकारों को विश्वसनीय बनाना राज्य का महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अतिरिक्त समाज में एकता और समन्वय स्थापित करना भी राज्य का कार्य है। यानी उन्होंने ये राज्य के आवश्यक कार्य बताए हैं कि राज्य को किसी वर्ग विशेष के हितों के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। यदि राज्य ऐसा करता है तो वह समाज के सभी वर्गों में एकता स्थापित नहीं कर सकेगा, और समाज में एकता स्थापित करने के लिए जरूरी है कि सभी लोगों के लिए यानी सार्वजनिक हितों के लिए कार्य किया जाए। सामाजिक सेवा, समाज कल्याण, ये उसका उद्देश्य होना चाहिए। तो इस प्रकार मैकाइवर भी मार्क्सवाद के इस विचार से सहमत नहीं है कि राज्य एक वर्ग संगठन है। राज्य किसी एक वर्ग विशेष के हितों के लिए कार्य नहीं करता बल्कि वो सार्वजनिक कल्याण के लिए कार्य करता है। तो मैकाइवर इस विचारधारा का समर्थन करता है कि राज्य को भिन्न भिन्न हितों के लिए भिन्न भिन्न आर्थिक कार्य करने चाहिए। इसके साथ ही मैकाइवर ये भी कहता है कि राज्य को अत्यधिक आर्थिक कार्य नहीं करने चाहिए। एक बहुलवादी विद्वान होने के कारण मैकाइवर राज्य को अत्यधिक आर्थिक कार्य अपने हाथ में लेने का विरोध करता है। मैकाइवर राज्य को कहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक कार्य अपने हाथ में नहीं लेने चाहिए। तो मैकाइवर राज्य के कार्यों को 3 वर्गों में बांटता है, 3 श्रेणियों में बांटता है। पहला उसका है कि राजनीतिक संस्था के क्षेत्र तथा सेवाओं को निश्चित करना, जैसे कि राजनीतिक शक्तियों की व्याख्या करना, समुदायों तथा नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निश्चित करना, राजनीतिक शक्तियों की व्याख्या करना इत्यादि। दूसरे स्थान पर उसने राज्य को नागरिकों की सुरक्षा के लिए बात की थी। तो पुलिस कार्य उसने देना चाहे राज्य को, कि राज्य को समस्त समाज के लोगों के अच्छे जीवन की स्थापना के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। विशेष रूप से बच्चों के पालन पोषण तथा समाज के निर्बल वर्गों के हितों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है स्वास्थ्य, शिक्षा, निवास, व्यवसाय और मनोरंजन के लिए अवस्थाओं को विकसित करना, प्राकृतिक साधनों के बचाव, ग्रामीण और शहरी विकास का आयोजन, शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना, वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना, और औद्योगिक, व्यापारिक और वित्तीय विकास आदि के कार्यों को राज्य द्वारा संपन्न करने के विचार को भी मैकाइवर समर्थन प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आपने मैकाइवर के राज्य के कार्यों को 3 भागों में देखा कि राजनीतिक कार्य, पुलिस कार्य यानी व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बना के रखना, और इसके अलावा जो संपूर्ण रूप से व्यक्ति के विकास के लिए ज़रूरत होती है वो आर्थिक सहायता, औद्योगिक, व्यापारिक और वित्तीय विकास, इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, इन सारे के सारी अवस्थाओं को विकसित करने के लिए कार्य करना। तो मैकाइवर इन सारे कार्यों को समर्थन प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे निष्कर्ष, कंक्लूजन की। कंक्लूजन रूप में हम क्या कहेंगे कि सकारात्मक अथवा आधुनिक उदारवाद के अनेक समर्थकों, जैसे कि आपने बात की थी J.S. मिल, T.H. ग्रीन, लास्की और मैकाइवर, उन्होंने इस तथ्य का समर्थन किया कि राज्य को आर्थिक और समाज कल्याण के लिए अधिक से अधिक कार्य करने चाहिए। वर्तमान युग को यदि सकारात्मक उदारवाद का युग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी हम आधुनिक युग को क्या कहेंगे, सकारात्मक उदारवाद का युग। और इसका प्रमाण कुछ राज्यों को छोड़कर विश्व के सभी देशों में इस सिद्धांत के अनुसार राज्य कार्य कर रहा है। तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि उदारवादी सिद्धांत में समय समय पर अनेक परिवर्तन आए हैं, और आधुनिक युग में उदारवाद राज्य के अधिक से अधिक कार्यों का समर्थक है, और वर्तमान समय में इस विचारधारा को मार्क्सवादी विचारधारा का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अधिक से अधिक मार्क्सवादी स्वरूप के कार्य इस विचारधारा में प्रवेश कर रहे हैं, परंतु इसके बावजूद भी सिद्धांत के आलोचक इसे पूंजीवाद की विचारधारा मानते हैं। धन्यवाद।